नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। ये प्यारा सा प्लेटफॉर्म एचएसएससी एग्जाम क्रैकर जो हरियाणा सीईटी मेंस की ग्रुप नंबर 56 और 57 में आने वाले सिलेबस की आपकी तैयारी करा रहा है, और खासकर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कंपैरिजन पे जाएंगे तो जितने भी आपको मार्केट में अभी अवेलेबल जो पेड बैचेस हैं, उन पेड बैचेस से अच्छी क्लासेस अगर ये ना लगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कहिएगा ग्रुप नंबर 56 57 में हमारी जो तैयारी है, हम जो कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल सफल रूप से एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। और उसी डायरेक्शन को आगे और आगे बढ़ाने के लिए नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दो सब्जेक्ट हम शुरू कर चुके हैं, एक सब्जेक्ट आधा कर चुके हैं, और ये नेक्स्ट चौथा सब्जेक्ट इंश्योरेंस इंश्योरेंस वाला जो टॉपिक है शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। और आज ये आपकी पहली क्लास रहने वाली है ड्यूरिंग रिलेटेड टू इंश्योरेंस। जैसे कि थंबनेल में ही आपको दिख रहा है कि इंश्योरेंस जो है सिक्योरिटी, सेफ्टी, करेज, कॉन्फिडेंस, प्रोटेक्शन और हेल्प, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। और इन्हीं सभी चीजों को एक साथ सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हुए हम एक बार डिटेल में सब कुछ अच्छे से जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी इंश्योरेंस की क्लास। इंश्योरेंस क्लास नंबर 1। पहला ही टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, यानी बीमा का परिचय। ठीक है, बीमा का परिचय यानी हम बीमे के बारे में पढ़ेंगे, भाई क्या होता है बीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले hsscexamcracker.com, ये हमारा टेस्ट पोर्टल है। एचएसएससी एग्जाम क्रैकर के नाम से एचएसएससी एग्जाम क्रैकर के नाम से आपको प्ले स्टोर पे हमारी ऐप मिल जाएगी। यहाँ जाके आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी बच्चा अपनी तैयारी को जांचना चाहता है, किसी भी गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एचएसएससी, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की जॉब की वो अगर तैयारी कर रहा है, तो वो यहाँ तैयारी कर सकता है, अपने मॉक टेस्ट दे सकता है, चाहे वो यूपीएससी की ही क्यों ना कर रहा हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा हमारे नोट्स के लिए, हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, और ये सारे के सारे लिंक, पोर्टल का, प्ले ऐप का और टेलीग्राम चैनल का, ये तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, परिचय की बात करते हैं। देखो, जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती है। अगर हम बात करें उन घटनाओं में मृत्यु होना, या उस दुर्घटना में मृत्यु होना, या कह लो कोई बड़ा एक्सीडेंट होना जिसमें शरीर अपाहिज हो जाए, या बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, ये बहुत ही एक मतलब कह लो कि नॉर्मल सी ऐसी चीज है, जो कह सकते हैं कि ये ऐसी आपदाएं हैं। ठीक है, ये ऐसी आपदाएं हैं। अब ये डिजास्टर है हमारे लिए। ठीक है, ये ऐसी आपदाएं हैं हमारे लिए जो कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए जो मनुष्य का जो जीवन है, वो बताया गया है कि बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा होता है। कैसा होता है? जोखिम भरा होता है, रिस्क वाला होता है, अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ है। जीवन में अनिश्चितताओं से, अनसर्टेनिटीज यानी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अगर कब कुछ भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर मैं आज की डेट में मैं ये सोचूं कि मैं, अगर मुझे कल ना कुछ हो जाए, तो मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा। देखो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, जो व्यक्ति चला गया या कोई बड़ा नुकसान हो गया, वो चीज वापस नहीं आ सकती। कहते हैं ना, जैसे जान माल तो वापस आ सकता है, लेकिन जान वापस नहीं आ सकती। जान माल का नुकसान होना यानी एक लाइफ अगर चली जाती है, तो वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन वो लाइफ अपने जीते जी कुछ तरीके अपना के पीछे अपने परिवार की जो लाइफ है, वो सेव कर जाता है, क्योंकि उनके पास फिर मॉनेटरी वैल्यू या मॉनेटरी बेनिफिट्स बच जाते हैं, यानी पैसा बच जाता है, जिसको वो पीछे पीछे अपने यूज करके अच्छे से अपने परिवार का मतलब पालन पोषण कर सकता है। आपका पूरा परिवार अच्छे से फल फूल सकता है, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी सोच के साथ परिवार को एक सिक्योरिटी देने के तौर पे इंश्योरेंस की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? इंश्योरेंस की। और इंश्योरेंस की शुरुआत के साथ
इंश्योरेंस बनाया क्यों गया था, क्या ताकि इन सब जो रिस्क हमने जो डिस्कस किए हैं, वो सारे जितने भी अनसर्टेनिटीज हैं, अनिश्चितताएं हैं, उन सबका एक जवाब मिल सके, एक प्रॉपर वे में उनका सॉल्यूशन हो सके। ठीक है। जो बीमा है, समान प्रकार का एक जोखिमों से जूझ रहे लोग हैं। इंश्योरेंस किनको मिलता है? एक इंश्योरेंस मिलता है, एक मतलब ओवरऑल एक जनरल टाइप का इंश्योरेंस होता है जो सभी के लिए होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आप जो पैसा भरते हैं, ठीक है, जो पैसा आप प्रीमियम के तौर पे भरते हैं, और इनकी निर्धारित या कॉन्ट्रैक्ट में जितनी उम्र है उस तक अगर आप जिंदा रहते हैं, आपकी मृत्यु नहीं होती, तो आपका जो पैसा है वो डूब जाता है, वो वापस नहीं मिलता। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में, टर्म लाइफ में नहीं, सिर्फ टर्म में। तो कहीं ना कहीं ये अनिश्चितताओं का एक जवाब देता है। इंश्योरेंस कोई भी हो, चाहे वो टर्म हो, लाइफ हो, या जनरल हो, वो एक अनिश्चितताओं का जवाब देता है कि भाई कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा, और सेम टाइप के लोगों को फोकस करता है। सबके लिए रूल एंड रेगुलेशन लगभग सेम होते हैं। जो बीमा है, एक समान प्रकार का जोखिम से जूझ रहे व्यक्तियों द्वारा एक बनाया गया धन का पूल है। एक स्विमिंग पूल होता है ना, जिसमें पानी भरा होता है, तो इंश्योरेंस भी वैसे ही एक, कह लो, स्विमिंग पूल है जिसमें पैसा भरा है लोगों का। ये बिल्कुल वैसा है कि कुछ लोगों ने मिलके कमेटी डाल ली, सबने अपना अपना पैसा डाल लिया, और जब किसी पे एक पे मुसीबत आई तो उसने थोड़ा सा पैसा यूज कर लिया। ये वैसा है। इंश्योरेंस सेक्टर भी इसी कंसेप्ट के ऊपर डेवलप हुआ है। ठीक है। इसी कंसेप्ट के ऊपर, इसी अवधारणा के ऊपर डेवलप होता है क्या? इंश्योरेंस। इसी अवधारणा के ऊपर इंश्योरेंस यानी जो बीमा है वो डेवलप होता है, बीमा किया जाता है। अब बीमा कंपनियां इसी सिद्धांत के ऊपर काम करती हैं, लोगों के जो जिंदगी में जोखिम है उनको कम करती है, और अगर किसी का दिक्कत आ जाती है और उसने पहले से बीमा ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसके बदले में भुगतान करके पीड़ितों का जो बोझ होता है वो कम कर देती है। जैसे मान लो मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, और कल ना मेरे को कोई बीमारी हो गई, प्रॉब्लम हो गई, जिसमें मेरा 10 लाख रुपए खर्चा आ गया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरा 10 लाख रुपए खर्चा आ गया, और 10 में से मेरा 7 लाख 8 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, तो 7-8 लाख रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी भर देगी, बचा हुआ ऊपर 2-3 लाख रुपए मेरा लगेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से इन चीजों में भी ऐसे इंश्योरेंस क्या करते हैं, एक बोझ जो एक व्यक्ति के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है, उस बोझ को कम कर रहे हैं। ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, और समझ पा रहे हैं तो बताइएगा भी क्लास कैसी लग रही है आपको। ठीक है। और जितना हो सके भाई क्लास को शेयर किया करो। आज का आप, मैं देख रहा हूँ कि आपके रुझान बहुत कम हो गए। इतना कम रुझान होना जरूरी नहीं है भाई, पढ़ लो, पढ़ोगे तभी लगोगे। अगर एक समय ऐसा आया कि सीईटी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना सीईटी मेंस में कंफ्यूजन में है कि भाई हम पढ़ें या ना पढ़ें, रोल नंबर आएगा नहीं आएगा। अगर आ गया और आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर कहाँ जाओगे? और नहीं आया तो हमारे लिए कौन से जिंदगी का ये आखिरी सीईटी था? दोबारा जब क्या सीईटी आएगा तब नहीं पढ़ना पड़ेगा? ठीक है। संघर्ष सारी जिंदगी चलते हैं। ठीक है। इसके बाद ग्रुप डी का भी पेपर आएगा, हर चीज का आएगा। तो पेपर कभी खत्म नहीं होते, तैयारी कभी खत्म नहीं होती, और किया हुआ कुछ भी कभी वेस्ट नहीं होता। ठीक है। तो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस में हम दो तरीके से हिस्ट्री पढ़ेंगे। हम दो तरीके से हिस्ट्री पढ़ेंगे। एक हिस्ट्री पढ़ेंगे यहाँ पे जो मौजूद है, लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा के बारे में। दूसरा, सेकंड नंबर पे जो हिस्ट्री हमारी हमें पढ़नी है, वो पढ़नी है जनरल इंश्योरेंस यानी जो सामान्य बीमा होता है उसका। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमारी हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस में यहां से आपके क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे, देख लेना। अभी तो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में ये पहला ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पहले ही लेक्चर से आपको क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। ये भी पॉसिबल क्वेश्चन है, ये भी पॉसिबल क्वेश्चन है, और साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चंस बताता चलूंगा कि ये यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है।
अब अगर पहला ही क्वेश्चन की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई भारत के जितने भी वेद पुराण वगैरह ये सब हैं, इन जितने भी हैं ये हिंदू टेक्स्ट हैं, ठीक है जी, हिंदू टेक्स्ट हैं या हिंदू वेद वगैरह जो शास्त्र हैं, हिंदू शास्त्रों के अंदर कहाँ पे लिखा गया है हमारे, ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में इसका जिक्र कहाँ किया गया है। तो मैं बता दूं आपको, इंश्योरेंस का जिक्र मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सभी किताबों में किया गया है। एक प्रसंग के रूप में उपलब्ध है कि हाँ बीमा जैसी भी कोई चीज होती है। बीमा भी ना तो एक कह लो कि कोई ऐसी चीज है जो किसी चीज से सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है, तो सुरक्षा देने वाला कोई ना कोई मटेरियल है इस समय भी। कुछ उस समय इंश्योरेंस कब किए जाते हैं, कुछ जो समुद्री व्यापार है, ऋण और वाहक के रूप में, बीमा के रूप में, उदाहरण भारतीय इतिहास की उपलब्ध है। मतलब कुछ इंस्टेंस है इंश्योरेंस के ऐसे हैं जो मरीन ट्रेड होते थे। मरीन ट्रेड का मतलब क्या है, समुद्र के रास्ते से जो व्यापार किए जाते थे उस समय उनको जो लोन दिया जाता था और कैरियर्स किया जाता, जो सामान ले जाया जाता था। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें पुराने जो काल में, उस समय भी लोगों को सुरक्षा देने के लिए एक इंश्योरेंस के तरह टाइप में एक ऋण दिया जाता था, ठीक है। लोन के रूप में क्या किया जाता था, सुरक्षा दी जाती थी लोन के बदले। अब यही कंसेप्ट मॉडर्न इंडिया में आगे आके आगे बढ़ा। मॉडर्न इंडिया में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह स्टैब्लिश हो जाती है और इंश्योरेंस सेक्टर की शुरुआत करती है। इस सेक्टर की, इंश्योरेंस सेक्टर यानी बीमा जो क्षेत्र है, इसकी शुरुआत करती है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी थी जो ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुई, ठीक है, और साथ साथ में इंडिया में भी वर्क किया उन्होंने, बीमा का काम करना शुरू कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन में बहुत सी कंपनीज ने डेवलप हुई और ब्रिटिश लोगों का बीमा करना शुरू किया। जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे सबसे पहले उनका बीमा किया गया, ठीक है। तो अब अगर आपसे अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन भी यहां से बनने के लायक है। भाई जो पहली बीमा कंपनी है वो कब बनी, विश्व की विश्व की सॉरी भारत की पहली, मैं यहाँ विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की, भारत की, भारत में अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन बोलोगे, भारत में पहली बीमा कंपनी कब खुली, सन 1818 में खुली। सन 1818 में खुली और कहाँ खुली, कलकत्ता में खुली, ठीक है। और नाम क्या था, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1818 कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई और ये भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी थी 1818। आगे जब हम आगे बढ़े 1823 का समय आता है, 5 साल बाद बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस के नाम से, 5 साल बाद बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस के नाम से एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है जो लोगों के जीवन को सुरक्षा दे रहा है, व्यवसाय के साथ साथ लोगों के जीवन की कुछ सुरक्षा दे रहा है, ठीक है। तो पहली बीमा कंपनी तो 1818 में थी, लेकिन पहली जीवन बीमा कंपनी, अगर आपको पूछा जाए कि पहली जीवन बीमा कंपनी, वो 1823 बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस थी। पहली बीमा कंपनी 1818 कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन पहली जीवन बीमा कंपनी 1823 बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कहां पे खुली, बॉम्बे में ही खुली। उसके बाद समय आया आगे 1829। अगर आपको ध्यान हो, हिस्ट्री अगर हमने पढ़ी हो, तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश साम्राज्य की। तो इन्हीं 3 साम्राज्यों में इन्होंने पहले अपना काम स्टैब्लिश किया, सबसे पहले इन 3 राज्यों में ही काम करना शुरू किया। 1829 में 1829 में इन्होंने दोबारा काम करना शुरू हुआ मद्रास में, इक्विटेबल कंपनी, ठीक है, इक्विटेबल कंपनी, मद्रास इक्विटेबल कंपनी के नाम से शुरू की गई, जिसकी स्थापना 1829 में हुई। कहाँ स्थापना हुई, मद्रास में। तो मद्रास वाली 1829, 1818 में 5 जोड़ो 1823, फिर उसके अंदर 6 जोड़ो, पहले 5 जोड़ो फिर 6 जोड़ो, आपको मिल जाएगा क्रम ऑर्डर, ठीक है। पहली बंगाल, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास।
यहाँ पे इन्होंने शुरुआत की गई और इन कंपनीज ने का जो बिजनेस है इंडिया में अच्छा खासा फैला, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी फेल हो गए क्योंकि इनके जो प्रयास थे वो काफी अच्छे नहीं थे, अनएथिकल थे, अनैतिक व्यवसायिक प्रथाओं के कारण। क्योंकि देखो, जहां पे मुझसे जो बच्चा पढ़ता है ना, मैं उसको एक चीज हमेशा बताता हूँ बैंकिंग स्ट्रक्चर में। जब मैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ाता हूँ तो वहां पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कि भाई, जो भी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि जो शुरुआत में भारत में बैंक आए, सन 1770 में ही आ गया था बैंक। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में खुला था, लेकिन बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही पैसा जमा हो रहा था, इंडियंस को पता ही नहीं था कि बैंक क्या होते हैं। ऐसे ही ये समय वो था कि इंडियंस को ये नहीं पता इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस, हालांकि जिस जिस हिसाब से एंशियंट टाइम से हम इंश्योरेंस यूज कर रहे थे, कुछ आइडिया था उनको, लेकिन कंपनीज कैसे मेंटेन करेंगी ये नहीं पता था। और अगर चलो किसी ने इंश्योरेंस करा भी लिया, तो ब्रिटिशर्स के ऊपर लोगों को इतना भरोसा नहीं था, अंग्रेजों के ऊपर भरोसा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत की बात थी। ब्रिटिश संसद में 1870 में एक अधिनियम बनाया, एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, इंश्योरेंस एक्ट। क्या बनाया? इंश्योरेंस एक्ट। कब बनाया? 1870 में, यानी बीमा अधिनियम। एक इंश्योरेंस एक्ट बनाया 1870 में बनाया। किसने बनाया? ब्रिटिश संसद ने बनाया। देन बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी बनाई गई। एक सोसाइटी बनाई गई जिसका कह लो कि जो गठन है किस नाम से किया गया? बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस, इस नाम से इसका गठन किया गया। और ये रहा, एक सेकंड। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, भारत में पहली जीवन बीमा कंपनी की स्थापना। ठीक है, इसके बाद 1870 में पहली जीवन बीमा कंपनी की भारत में हो जाती है स्थापना। अब आप बोलोगे सर आपने पहले भी बताया, मैं वहां पे आपको ले जाके क्लियर करता हूँ। जो 1823 में बॉम्बे वाली कंपनी थी, ये बिल्कुल यही पहले 1823 वाली जो कंपनी है, पहली कंपनी यही है 1823 में जिसने लाइफ इंश्योरेंस शुरू किया, क्योंकि बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था। और लेकिन 2-3 साल में अपना व्यवसाय में इनका ढंग से चला नहीं, तो 2-3 साल के अंदर ये बंद हो गए थे। और इन ये जो जनरल इंश्योरेंस था उसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस का भी काम कर रहे थे। तो 1823 में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस खुला था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जल्द ही बंद हो गया था। ठीक है, लेकिन किसी एक्ट के बाद, किसी कानून के बाद, क्योंकि एक्ट बनने के बाद ही तो मान्यताएं मिलती है ना। कभी किसी चीज के ऊपर कानून बन जाए और कानून बनने के बाद ही प्रॉपर मान्यता मिलती है। तो कानून बनने के बाद इंश्योरेंस एक्ट 1870 में, इंश्योरेंस एक्ट आने के बाद पहली जो जीवन बीमा कंपनी है उसकी स्थापना की गई, जिसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। और ये वही सोसाइटी है जो 1823 में बनी थी, उसी का मॉडिफिकेशन है ये। ठीक है, फर्स्ट स्टैट्यूटरी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, इस कंपनी की स्थापना हो जाती है, उसी का एक्सटेंशन है ये। नेक्स्ट अगर अब बात करें तो अगली स्टैट्यूटरी, अब 1870 में इन्होंने एक एक्ट लाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, 1870 में लाया गया। उसके बाद इन्होंने बॉम्बे सोसाइटी का भी गठन कर दिया, लेकिन उसके बाद इनको रेगुलराइज नहीं किया, मतलब काम करवाना ढंग से शुरू नहीं किया। तो इनको अच्छे से काम करवाने के लिए, रेगुलराइज कराने के लिए, यानी नियमित व्यवसाय को नियमित करने के लिए पहला वैधानिक उपाय, यानी पहली बार जो स्टैट्यूटरी कानून के हिसाब से जो फैसला लिया गया या पहली बार काम किया गया, वो 1914 में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि तब तक जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट, हालांकि उस समय इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, लेकिन उस समय जो गवर्नमेंट है वो सीरियस हो गई थी इस बिजनेस से रिलेटेड। और भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912, यानी इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, ये एक्ट लाया गया।
और इस एक्ट के आने के साथ ही बहुत सी चीजें बदली, नए नए डिसीजंस लिए गए। 1914 में पहली बार कोई वैधानिक उपाय सुझाया गया कि कैसे इनको काम करना चाहिए, कैसे इनको काम से मतलब प्रॉपर। तो 1928 में जितनी भी मतलब इस हिसाब की बीमा आगे चले हम, आगे बढ़े 1928 में। 1928 में जितनी बीमा कंपनियां हैं उनको इसी अधिनियम के तहत सब काम किया गया, पावर दी गई। इनको बोला गया कि आपको इसी एक्ट के थ्रू, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, इसी एक्ट के थ्रू अपना काम करना है। और लाइफ और नॉन लाइफ जितने भी बिजनेस हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिया बाय इंडियंस और फॉरेन हो, कोई भी सोसाइटी हो, हर एक को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है। इस सरकार को प्रोविडेंट सोसाइटी सहित भारतीय विदेशी और विदेशी बीमाकर्ता द्वारा भारत में किए गए जीवन और गैर जीवन दोनों प्रकार के व्यवसायों के बारे में एक सांख्यिकी जारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए अधिकार दिया गया कि भाई अब आप काम कर सकते हो, अपना जानकारियां इकट्ठा कर सकते हो। तो 1938 में पिछले अधिनियम, बीमा अधिनियम के अंदर कुछ ना कुछ सुधार किया गया, संशोधित किया गया, ठीक है। 1900 अ, अभी आपको पता है 1912 में आया था एक्ट, ठीक है। अब आया था कब? 1912 में। चलो आगे देखते हैं कि उसको अब एक्ट आपको देखने को मिला। एक्ट आया 1912 में, 1912 के बाद फिर से बदलाव किए गए। 1912 के बाद 1938 में उसी एक्ट के अंदर संशोधन कर दिए गए, ठीक है। अब इंडियन लाइफ इंश्योरेंस जो एक्ट है वो 1938 के नाम से कहलाया गया। अब जो बीमा करता है उनकी गतिविधियों पे काफी नियंत्रण लगाया गया, क्योंकि देखो अब नए नए एक्ट आ रहे हैं, नए नए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। देखो जब भी कोई नया कानून बनाया गया, हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री में समझेंगे कि जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है ना, तो एक बार तो कानून बना दिया जाता है, लेकिन बाद में उस कानून के अंदर कमियां दिखने लगती हैं। तो उन कानून के अंदर उन कमियों को सुधारना संशोधन कहलाता है। जैसे हमारे संविधान में संशोधन होता है ना, आर्टिकल 368 से, अनुच्छेद 368 से जैसे संविधान में संशोधन होता है, वैसे ही हर चीज में संशोधन करने के लिए एक्ट्स में भी संशोधन किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, बोला नागरिकता कानून में बदलाव किए गए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेटेस्ट है। लेकिन पहले की बात करें तो हमारा 1955 ही है। स्टार्टिंग में सिटीजनशिप जो एक्ट आया था, नागरिकता कानून, 1955 का था। 1955 से वो धीरे 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 टाइम टू टाइम डेवलप होके संशोधित होके 2019 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 1912 में संशोधन हुआ, सॉरी 1912 में तो पहली बार एक्ट आया, ठीक है, उसके हिसाब से रेगुलराइज करने लगे। नेक्स्ट 1938 में संशोधन हो गया 1912 के बाद। अब ये 1938 में फिर ये 12 साल ही चला। इसमें 12 में 12 जोड़ो, इस इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखोगे कि 1950 में फिर से संशोधन हो गया, ठीक है। 1912 में पहला आया, 38 में दोबारा संशोधन हुआ, और 12 और 38 को जोड़ दो 50। 1950 में फिर से संशोधन करके कुछ कंपनीज को तो समाप्ति कर दिया। और 1956 जब भारत का संविधान लागू हो चुका है, भारत आजाद हो चुका है, तो भारत सरकार ने जीवन जो कंपनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है। 1956 में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइज किया गया। और आज का जो परिणाम है, आज का जो स्वरूप है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का, वो इसी एक्ट के तहत है, इसी एक्ट के 1950 के एक्ट के तहत है। 1950 का एक्ट था, 1956 में इनको नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है, राष्ट्रीयकरण का मतलब सिंपल सा एक ही है भाई, 50% से ज्यादा जो शेयर्स हैं, या कह लो कि हिस्सेदारी है, वो किसकी है, भारतीय सरकार की, ठीक है। भारतीय सरकार की हिस्सेदारी है 50% से अधिक, तो उसको क्या कह देते हैं, नेशनलाइजेशन कहते हैं। परिणाम स्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम बनाया गया, ठीक है। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये जो अस्तित्व में आया, इसकी शुरुआत भी कैसे होती है वो भी अभी आपने समझ ली है, ठीक है।
इस एक्ट से शुरुआत हुई, नेशनलाइजेशन हुआ, फिर इसको बनाया। 245 के लगभग, एक सेकंड, 245 के लगभग इंडियन और फॉरेन कंपनीज थी भारत में, सब एक साथ मिल गई। 245 कंपनीज मिलके एक सिंगल कंपनी बन गए। ठीक है, कितना बड़ा मर्जर देखो, कितना बड़ा मर्जर। आज दो बैंक तीन बैंक जब आपस में मिल जाते तो हम कहते हैं यार इतना बड़ा मर्जर हो गया। उस समय 245 कंपनियां जो विदेशी भी थी और भारतीय भी थी, वो सब मिलके क्या बना, LIC। उन सब ने मिलके गठन किया किसका, LIC का, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद आगे चले, सन 2000 के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए IRDA बनाया गया। मैं इसको IRDAI भी बोलता हूँ। ठीक है, कई बार मुंह में से IRDAI भी निकल सकता है, नाम इतना है, ऑफ इंडिया लगता है आई से। आई क्या है, क्या IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तो इसका नाम है। और अगर इसके आगे आई और लगा हो, ऑफ इंडिया, इसका गठन किया जाता है सन 2000। ठीक है, जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, कोई कोई भी कंपनी भारत में अगर वो बीमा बेचती है, कोई भी कंपनी अगर वो भारत में है और वो बीमा बेचती है, तो उसकी जो स्थापना की जाएगी एज अ प्राइवेट प्लेयर कह लो या फिर किसी भी रूप में, अगर उसकी जो स्थापना की जाएगी, उसको जो रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारा कौन करेगा, वो रूल रेगुलेशन वगैरह सब कौन बनाता है, IRDA बनाता है। ठीक है, जिसकी सन 2000 में स्थापना हुई। और साथ ही साथ जो विदेशी कंपनियां जो भारत में थी, उनको भी अलाउ कर दिया गया कि भाई 26% तक आप ओनरशिप रख सकते हो। 50% से ज्यादा तो मालिकाना हक हो जाता है, लेकिन उनको बोला कि सिर्फ 26% जो ओनरशिप है फॉरेन कंपनीज की अलाउड थी। इसके अलावा बाकी जो शेयर होगा वो सब किसका होगा, भारतीयों का होना चाहिए, सरकार का या फिर भारतीयों का, लेकिन विदेशियों का नहीं होगा 26% से ज्यादा। तो सन 2000 में IRDA भी एक ऐसा प्राइवेट प्लेयर की तरह शुरू किया था। ठीक है, एक मार्केट खुल गए थे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, निजी खिलाड़ियों के लिए। जब IRDA आया ना, जब IRDA सन 2000 में आया, तो कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसने इतना ज्यादा बूम किया कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पहले तो सब कुछ सरकारी सरकारी चल रहा था। 1956 में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी थी सबको मिला के एक कंपनी बना दिया, और एक कंपनी बना के बोला कि भाई आप अब से आप ही को काम करना है, आप ही नेशनलाइज्ड कंपनी है। तो कहीं ना कहीं उस समय प्राइवेट जितनी भी कंपनीज थी उनको भी एंट्री मिल गई थी इस सेक्टर में। नेक्स्ट हमारी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम जनरल इंश्योरेंस यानी सामान्य बीमा से। नेक्स्ट हमारी हिस्ट्री कहाँ से आती है, सामान्य बीमा से। सामान्य बीमा में हम क्या कहते हैं, सामान्य बीमा जो जनरल इंश्योरेंस है उसकी भी हिस्ट्री 17th सेंचुरी से शुरू हो जाती है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के समय इसके अंदर काफी बदलाव देखने मिलते हैं, वेस्ट में काफी रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये एक मरीन ट्रेड लॉसेस, जितने भी समुद्री व्यापार के अंदर घाटे होते थे, उन घाटों को कवर करने के लिए जो बॉन्ड्स वगैरह बनाए जाते थे, और उन बॉन्ड्स के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनीज की शुरुआत की गई। ठीक है, अग्नि बीमा यानी फायर फायर इंश्योरेंस के नाम से भी शुरू किया गया 1666 में। अब सबसे पहली बात, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहला फायर इंश्योरेंस की शुरुआत कब की गई, फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा की शुरुआत कब की गई, तो सन 1666 में। कब की गई है, सन 1666 में इसकी शुरुआत की गई है, अग्नि बीमा की शुरुआत की गई। इंग्लैंड, एक समय आया था इंग्लैंड के अंदर
किसी कंपनीज वगैरह जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ आग लग गई थी और लगभग 85% जो माल था वो पूरा जल के खराब हो गया था। उसके बाद इनको कहीं लगा था कि उसके बाद इनको लगा था कि भाई कहीं ना कहीं जरूरत है एक फायर इंश्योरेंस कंपनी की, और 1666 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1681 के अंदर 1681 के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। निकोलस बार्बन और उनके 11 सहयोगियों ने पहली बार अग्नि बीमा कंपनी की स्थापना की। 1666 में आग लगती है, इनको समझ में आता है कि इंश्योरेंस कंपनीज की जरूरत है। 1681 में फायर इंश्योरेंस कंपनीज की शुरुआत होती है। शुरुआत उस समय भी होती है लेकिन बहुत छोटे लेवल पे। उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाता है 1681 के अंदर, ठीक है। और ड्यू टू सक्सेस ऑफ कंपनी बहुत सारी कंपनीज इस सेक्टर में आई। एक ही दशक में 10 साल के अंदर काफी कंपनीज ने ये फायर इंश्योरेंस का सेक्टर ज्वाइन किया। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह डेली आग लगती रहती है। हाँ, ठीक है। और 19वीं सदी के अंत में दुर्घटना बीमा की शुरुआत होती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है। 1848 में नव स्थापित, क्योंकि 1853 में तो भाई भारत में भी शुरुआत हो गई थी, तो उस समय 1848 में वेस्ट में ब्रिटेन में वहां पे रेलवे वगैरह की शुरुआत की गई, नई नई शुरुआत थी, ठीक है। ज्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, तो रेलवे के पैसेंजर्स को भी इंश्योरेंस दिया जाता था, ठीक है। यात्री बीमा कंपनीज की स्थापना की गई, यात्रियों के लिए यात्री बीमा कंपनियों की शुरुआत की गई। इसको हम क्या कहेंगे अपने रेलवे पैसेंजर इंश्योरेंस कंपनी, रेलवे यात्री बीमा कंपनी, ठीक है। उसके बाद उसी शताब्दी में पश्चिम सरकारों में बीमारी और बुढ़ापे के खिलाफ राष्ट्रीय बीमा कार्यक्रम शुरू किया गया। अब बीमारियां भी हो रही हैं, बुढ़ापा भी आ रहा है। उसके बाद एक कंपनी है ट्राइटन इंश्योरेंस, ये याद रखना, ये नाम है कंपनी का, ट्राइटन इंश्योरेंस। ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी जिसकी शुरुआत होती है कलकत्ता में। कहाँ शुरुआत होती है? कलकत्ता में 1850 में इसने अपना बिजनेस शुरू किया, ट्राइटन कंपनी। इस कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। जाहिर सी बात है 1850 में भारतीयों के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने किया था। तो इस कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस, जितने भी भारतीय व्यापारी वगैरह हैं उनके लिए इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई 1907 में। और जितने भी सभी प्रकार के व्यवसाय वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, उनको इंश्योरेंस दिया गया। 1957 में 1957 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बनाई गई। क्या बनाएगी? जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, यानी सामान्य बीमा परिषद, ठीक है, सामान्य बीमा परिषद की स्थापना की गई। और अच्छे व्यवसायिक प्रथाओं को अपनाने की को सोचा गया, सुनिश्चित किया गया कि भाई अच्छी बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपनाया जाएगा, अच्छी व्यवसायिक प्रथाओं को अपनाया जाएगा, ठीक है। ये बेसिक बात थी। उसके बाद भारत में निवेश के तौर पे इंश्योरेंस एक्ट को फिर से अमेंड किया गया 1968 में। 1968 में फिर से अमेंड, तो इस सारे निवेश को नियमित करने के लिए, विनियमित करने के लिए उस समय भी मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन, न्यूनतम सॉल्वेंसी मार्जिन निर्धारित करके 1968 में फिर से जो बीमा एक्ट है उसके अंदर बदलाव किया गया, ठीक है। 1968 में इसके अंदर बदलाव। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल इंश्योरेंस। जो जनरल इंश्योरेंस है 1972 के अंदर उसको नेशनलाइज किया गया। जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको नेशनलाइज कब किया गया था? 1956 में लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और जो जनरल इंश्योरेंस है इसको कब किया गया? 1972 में, ठीक है, इसको किया गया 1972 में। अब इन इसका रिजल्ट क्या निकला कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थी उन सबको की मतलब एक कह लो कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन निगम की स्थापना की गई, सामान्य बीमा निगम की स्थापना हो गई। और जितनी भी कंपनीज थी उस समय जो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में थी, यानी सामान्य इंश्योरेंस कर रही थी, उन सब कंपनीज को मिला के टोटल 4 कंपनीज बनी। टोटल 4 कंपनीज बनी जिनके चारों के नाम यहाँ लिखे हुए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और अगर आप आज की डेट में देखोगे ना तो प्राइवेट कंपनीज तो बहुत सारी हैं,
आप बाइक का इंश्योरेंस करवाने चले जाओ, गाड़ी का इंश्योरेंस कराने चले जाओ, आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो प्राइवेट कंपनीज है ये तो बहुत सारी है, लेकिन 4 जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो आज भी यही है। आज भी ये सेम 4 वही कंपनी है जो 1972 में 1972 में नेशनलाइजेशन के बाद बनी है। 1972 में आफ्टर नेशनलाइजेशन जो बनाई गई है 1972 में, उसके बाद से ही, ठीक है, ये 4 ही सरकारी कंपनियां आज भी एट प्रेजेंट। 2000 में जो आईआरडीए बना वो इनके लिए भी बना, सेम बात वही है कि प्राइवेट बाजार के लिए खोल दिए 26%। जो स्वामित्व था वो फॉरेन कंपनीज को बोल दिया कि आप 26% तक शेयर खरीद सकते हो, और 4 कंपनीज की काफी सारी सब्सिडरी बनाई गई, ठीक है, जिसे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सहायक कंपनी के रूप में स्थापना करने के लिए बोला गया कि भाई आप इंडिपेंडेंटली काम करो और अपनी अपनी छोटी छोटी सब्सिडरी बना सकते हो। ये थी हमारी हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। उम्मीद है आप लोगों को जो क्लासेस मैं करा रहा हूँ बहुत पसंद आ रही होंगी। मैं तो लाइव कराना चाहता था, लेकिन भाई चलो, समय की डिमांड है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में ही हो जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हरियाणा इकोनॉमी की जो क्लासेस हैं वो भी जल्दी आपको मिल जाएगी। कल से हरियाणा इकोनॉमी और इंश्योरेंस दोनों की क्लासेस मिला करेगी, ठीक है। तो जितने भी मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस है, बीमा का अर्थ है, द वर्ड इंश्योरेंस इज टेकन फ्रॉम द मिडल इंग्लिश वर्ड। जो मिडल इंग्लिश वर्ड है, एक बीमा कंपनी जो शब्द है, एक मिडल का यानी जो पश्चिमी सभ्यता है वहां से एक शब्द है इंश्योरेंस। क्या शब्द है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस शब्द से बना है इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस शब्द से बना है इंश्योरेंस, और जिसका मतलब होता है एश्योरेंस। जिसका मतलब क्या होता है? एश्योरेंस यानी गारंटी, किसी गारंटी देना, आश्वासन देना। जैसे जा रहे हैं ना बच्चे सीईटी क्वालिफाई करवाने के लिए नेताओं के पास, और क्या लेके आते हैं? एश्योरेंस लेके आते हैं, आश्वासन लेके आते हैं, जी करवाएंगे, हम बात करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता है, ठीक है। वर्ड इंश्योरेंस जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से, इसने ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है इसने इस शब्द को एक्सप्लेन किया है। ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसने इस शब्द को एक्सप्लेन किया है, और ये डेफिनेशन है, यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। एन अरेंजमेंट बाय विच अ कंपनी ऑफ स्टेट, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर कंपनी या कोई राज्य जो भी एज अ काम कर रहा है, एक गारंटी प्रोवाइड करता है फॉर द कंपनसेशन, एक गारंटी देता है, आश्वासन देता है कि अगर कोई स्पेसिफिक लॉस हुआ, डैमेज हुआ, आप बीमार हो जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी जो पेमेंट है, आपने जो पेमेंट पे की है, प्रीमियम पे किया है, उसके बेसिस पे आपके परिवार को कंपनसेशन मिलेगा। इसी को इंश्योरेंस कहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक कंपनी द्वारा या राज्य का निर्दिष्ट प्रीमियम के भुगतान के बदले निर्दिष्ट अ, हानि, क्षति, बीमारी, मृत्यु के लिए मुआवजे की गारंटी प्रदान करता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा मैकमिलन की डिक्शनरी है, मैकमिलन डिक्शनरी, इसके अनुसार बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर कंपनी को नियमित रूप से धनराशि का भुगतान करते रहें, ताकि कोई भी अगर क्षतिग्रस्त चीज स्थिति आ जाए, चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, तो या बीमार हो जाए, मर जाए, तो आपको पैसे मिल जाए, आपके घर वालों को पैसे मिल जाए, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका है, एनसाइक्लोपीडिया पीडिया है जो ब्रिटानिका है, वो कहती है कि एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर बीमाकर्ता आमतौर पर पहले सहमत विचार के लिए बीमा धारक के प्रति प्रति प्रतिपूरक करने या स्थिति में बीमा धारक को सेवाएं प्रदान करने के लिए वादा करता है। इंसाइक्लोपीडिया के अंदर कहता है कि इंश्योरेंस एक वो सिस्टम है जिसके अंदर जो इंश्योरर है, इंश्योरर कौन होता है? पहली बात, इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर होता है वो जो संतुष्टि प्रदान कर रहा है इंश्योर्ड पर्सन को, ठीक है, जो बीमा कर रहा है ना उसको। जो कंपनीज वगैरह वाले बीमा कर रहे हैं उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब कौन करता है? ये इंश्योरर प्रोवाइड करता है। इंश्योरर कौन है? जो बीमा कर रहा है, जो बीमा कर रहा है ना वो इंश्योरर है, ठीक है। और इंश्योरेंस इंश्योर्ड कौन होगा?
इंश्योर्ड कौन होता है? जिसका बीमा किया गया है, ठीक है। कोऑपरेटिव डिवाइसेस फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ इंश्योरेंस, यानी बीमा जो होता है उसकी विशेषताएं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और प्रकृति। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की विशेषताएं बता दिया है, ठीक है। ठीक है जी, तो चलिए इसकी विशेषताएं डिस्क कर लेते हैं। सहकारी युक्ति पहला, ये कोऑपरेटिव डिवाइस है। जैसे घोष और अग्रवाल एक राइटर्स हैं जिन्होंने इंश्योरेंस के बारे में लिखा हुआ है, और कहा हुआ है जितनी भी कोऑपरेटिव फॉर्म्स होती हैं वो लॉस ऑफ पर्सन के दौरान जितने भी लॉसेस होते हैं वो मिलके शेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फंड होता है ना इंश्योरेंस का, वो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से मिलके बना हुआ है, हजारों लोगों ने इंश्योरेंस किया हुआ है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को नुकसान हो गया। जैसे मान मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि 100 लोगों को ने इंश्योरेंस कराया है, और उसमें से किसी एक परिवार में कोई समस्या हो गई, तो ये बचे हुए जो 99 परिवार हैं जिनका इंश्योरेंस है, या 99 लोग हैं, इनका पैसा भी इसको मिल रहा है। हर किसी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस एक परिवार को मिल रहा है, जिससे ये कोऑपरेटिव डिवाइस की तरह काम करता है, ठीक है। एक कोऑपरेटिव डिवाइस की तरह काम कर रहा है सभी के लिए, क्योंकि जो पैसा डाल रहा है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है एज अ प्रीमियम की तरह, जो पैसा देते हैं ना, किस्तें देते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम। जो प्रीमियम भर रहा है उस व्यक्ति का पैसा आगे ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ रिस्क, जोखिम का स्थानांतरण। अब पहले जोखिम एक पे था, अब उसने अपना जोखिम इंश्योरेंस ले लिया तो जोखिम ट्रांसफर हो गया, व्यक्तिगत जोखिम कम हो गया, बीमाकर्ता पे स्थानांतरित हो जाता है जोखिम। उसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, जोखिम का फैलाना। इंश्योरेंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर जो जोखिम है वो सामान्य प्रकृति की योजना में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोगों को के अंदर फैल जाता है। अब क्योंकि सभी एक एक बंदे का खर्चा उठा रहे हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 100 लोगों ने इंश्योरेंस कराया और 100 में से एक के साथ कोई घटना हो गई, उसको पैसा मिल रहा है, तो पैसा तो इन बाकी 99 लोगों का भी मिल रहा है। इस एक का पैसा तो था ही था, लेकिन इन 99 लोगों का भी तो पैसा जा रहा है। तो जोखिम जो है एक के साथ साथ सभी के ऊपर फैल रहा है, बराबर बराबर हो रहा है। और जितने ज्यादा पर्सन होंगे, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, ये कंपनी की सफलता किस पे डिपेंड करती है? उसके कितने ग्राहक है। इंश्योरेंस कंपनी इसी चीज पे डिपेंड करेगी कि भाई ग्राहक कितने हैं। अगर आपके ग्राहक बहुत ज्यादा हैं तो आपकी कंपनी बहुत सक्सेसफुल है, अगर आपके ग्राहक कम है तो आपकी कंपनी डूब जाएगी, काम नहीं करेगी, या अच्छे से मेंटेन अपने आप को नहीं कर पाएगी। क्लाइंट्स के ऊपर है बात, है नंबर ऑफ क्लाइंट्स, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन किस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद यदि संख्या बड़ी है तो यही सक्षम होगी कंपनी, यही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट है जोखिम मूल्यांकन। अब रिस्क वैल्यूएशन, जब कोई कंपनी कोई आपको बीमा देती है, मतलब कोई पॉलिसी देती है, उस पॉलिसी के दौरान क्या है कि वो कंपनी है ना, एक पूरी एनालाइज करती है। अगर मान लो मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय मैं किसी एक और का एग्जांपल क्यों दूं, खुद ही का ले लेते हैं अपने, ठीक है। मैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ वो कंपनी वाले चेक करेंगे भाई मेरी तबीयत कैसी रहती है, मैं हेल्दी हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं सिगरेट पीता हूँ, ठीक है, क्या मैं सिगरेट पीता हूँ, क्या मैं शराब पीता हूँ, अल्कोहल लेता हूँ। तो ये सारी चीजें वो पहले से चेक करते हैं, क्योंकि उनको कंपनी वाले रिस्क इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, कि अगर हम इस व्यक्ति को इंश्योरेंस देते हैं तो इसके जीने के चांसेस कितने हैं, क्या है, पता चले मैं इंश्योरेंस ले लूं और मेरी कंडीशन हेल्थ ऐसी है, मुझे कैंसर है, मुझे 5 साल 7 साल में मैं वैसे भी एक्सपायर होने वाला हूं, और मैं 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेके अपने फैमिली को दे देता हूँ, ठीक है, ये पकड़ो मेरा 2 करोड़ का इंश्योरेंस, 5 7 साल में मुझे वैसे ही मरना है, बाकी देखी जाएगी, तुम तो पैसे वाले बनो। तो ऐसा सोच के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बीमा कंपनीज वाले वो ऑलरेडी रिस्क इवैल्यूएट करता है, पहले से वो काउंट करते हैं, अगर आपको कोई बीमारी है, क्या कोई परेशानी है, क्या आप स्मोकिंग करते हैं नहीं करते हैं, किस कंडीशन में है, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, वो सारी चीजें ये पहले से कैलकुलेट करते हैं। और अगर इनको कुछ दिक्कत लगती है, जो जो दिया हुआ प्रीमियम है ना उसकी जो मात्रा वो बढ़ जाती है। आप देखोगे कि हेल्दी जो पर्सन है, मान लो वो 2,000 रुपये महीना किस्त दे रहा है, तो वहीं पे जो स्मोकर होगा वो 3,000 दे रहा होगा, वो जो ड्रिंक करता होगा वो 4 भी दे रहा होगा।
उसी सेम इंश्योरेंस अमाउंट के लिए। यानी जितना उन्हें लगेगा कि रिस्क ज़्यादा है, उतना ही प्रीमियम जो किस्तें हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है? उतना ही प्रीमियम बढ़ जाता है, किस्तें बढ़ जाती हैं। प्रीमियम की बात करें तो पर्सन हु इज़ गोइंग टू इंश्योर्ड, जो को प्रीमियम कौन भरता है? जिसको इंश्योरेंस किया गया है, जिसका बीमा कराया गया है, वो व्यक्ति अपना प्रीमियम भरता है। ताकि जितने भी भविष्य में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ खर्चा करने की एकदम से ज़रूरत पड़ेगी, भुगतान एक राशि मिल सके उसको भुगतान के रूप में, इसीलिए वो अपना एक प्रीमियम पे करता है। ठीक है? जो प्रीमियम की राशि कई कारकों पे डिपेंड करती है कि भाई उसकी उम्र कितनी है, कवर किए गए जोखिम की मात्रा कितनी है, नौकरी कैसी है, प्राकृतिक है, सरकारी नौकरी वाला है या प्राइवेट बिज़नेस वाला है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इंश्योरेंस जो है एक सर्विस है। देखो इंश्योरेंस एक सर्विस है। सर्विस में कैसे? अब एक 2 चीज़ें होती हैं। या तो कोई चीज़ वस्तु होती है या फिर कोई चीज़ें सेवा होती है। अगर आप चीज़ों को आपने सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, आप उसको छू सकते हैं, ठीक है? आप उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, तो वो क्या चीज़ है? वो चीज़ वस्तु है। लेकिन आप किसी चीज़ को छू ही नहीं सकते। केवल हाँ, ये है कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप आपके फ़ोन में पढ़ रहे हो, आपके फ़ोन को टच कर सकते हो। ठीक है? आपके सिलेक्शन के बाद जब आप मिठाई लेके आओगे, हाथ मिलाएँगे, उस समय आपका ये कह लो कि भई हम आपस में एक कनेक्ट हो रहे हैं, एक आप मेरे को छू पाओगे। लेकिन जो मैंने पढ़ाया क्या उसको छू सकते हो? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक सेवा है। और अगर वही चीज़ मैं अगर कोई नोट्स बेचने लग जाऊँ, मेरे नोट्स बना के मैं मेरे नोट्स बेचने लग जाऊँ, तो वो नोट्स क्या है? मेरे नोट्स मेरे नोट्स क्या है? वस्तु हो जाएगी। लेकिन मेरे नोट्स के थ्रू जो आपको नॉलेज मिलेगी वो आप सेवाएँ हैं। ठीक है? तो ऐसे ही इंश्योरेंस भी एक सेवा है। इंश्योरेंस क्या है? एक सेवा है भई। जो इंश्योरेंस है वो एक सर्विस है और सर्विस भी ऐसी नहीं टेंजिबल है, ठोस वस्तु की तरह आदान-प्रदान नहीं किया जा सकता इसका और नॉन टेंजिबल है। ठीक है? इसके अकॉर्डिंग बीमा जितनी पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर कुछ अंतर्गत पहले से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है? अब बीमा इंश्योरेंस कोई जुआ नहीं है, नॉट अ गैम्बल, जुआ नहीं है। हालाँकि जुए जैसे माहौल है, लेकिन जुए से काफ़ी अलग है। ठीक है? दोनों के अंदर जोखिमों से निपटने का एक अलग-अलग तरीका होता है। बीमा दान नहीं है। बीमा जो है वो किसी प्रकार की चैरिटी नहीं है, दान नहीं है। जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है, वो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू करवा रहा है, किसी पब्लिकली चैरिटी नहीं की जा रही है। ठीक है? कोई चैरिटी नहीं की जा रही कि ऐसे ही रोड राह चलते व्यक्ति को पकड़ के इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। आप हाँ भरेंगे, आप इंश्योरेंस करवाएँगे, तभी आपका इंश्योरेंस होगा। ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो चैरिटी नहीं होती। वो आपसे क्योंकि चैरिटी में क्या होता है जब चैरिटी की जाती है ना, जब चैरिटी की जाती है तो चैरिटी का मतलब क्या है कि भई आपसे ना पैसा नहीं लिया जाएगा। जो प्रीमियम लेकिन आपसे तो प्रीमियम लिया जाता है। अगर चैरिटी में कोई भलाई करने के लिए काम कर रहा है, कोई इंश्योरेंस बाँट रहा है, तो आपसे प्रीमियम नहीं लेगा और अगर प्रीमियम ले रहा है, इसका मतलब वो चैरिटी नहीं कर रहा है, वो दान-दक्षिणा नहीं कर रहा है। ठीक है? जो पूर्ति है उसका अनुबंध होता है, पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आइडेमनिटी होता है। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आइडेंटिटी होता है, अनुबंध होता है, पहले से पता होता है कि भाई इसका कैसा रिस्पॉन्स आएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लॉस क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले ही लिखी होती हैं। वो होता है ना साइन करने से पहले जोखिमों को ध्यान से पढ़ें, फिर हस्ताक्षर करें। जो गाइडलाइंस आती हैं वो इसी वजह से आती है क्योंकि ये चीज़ें पहले से तय होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंश्योरेंस के होते हैं, ये पहले से तय होते हैं। अत्यंत सद्भावना एक काफ़ी उबर में फिडी एक शब्द है उबर में फिडी या उबरी माय फिदई हिंदी में इसको लिखा जाता है ऐसे। एक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है सद्भावना के तौर पे आधारित सद्भावना पर आधारित अनुबंध के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है जो मटेरियल है और फैक्ट है, वो फुली डिस्क्लोज़ होते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में।
यूबर में फिडेई का मतलब क्या है कि जितना भी जो मैटर है, अब मैं मान लो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ, मैं आपका इंश्योरेंस कर रहा हूँ, तो जितनी भी बातें होंगी इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो ऑलरेडी जितनी भी शर्तें हैं वो सारी की सारी शर्तें मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ऐसा नहीं कि बाद में आपको सच्चाई पता लगेगी। ठीक है। और ये कब होता है, जब पूरी सच्चाई से मतलब बीमा करता है, पूरी सच्चाई जानता हूँ, पूरा निर्णय लेता हूँ कि भाई हाँ, कितना रिस्क है कितना नहीं है, मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद अपनी प्रीमियम भरने की इच्छा जताई। ठीक है। इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस एक तरह का जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बीमा अनुबंध, एक तरह का सामान्य अनुबंध है। और इंश्योरेंस के अंदर इसी को इसको इंडियन जो एक्ट है, इंडियन इंश्योरेंस एक्ट, भारतीय अनुबंध इंडियन इंश्योरेंस एक्ट है, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनुबंध तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। एक सेकंड, सॉरी गलत बता दिया, इंडियन इंश्योरेंस एक्ट नहीं, इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत आता है। कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स इंश्योरेंस लेते समय, या आप भी कोई बीमा पॉलिसी लेते हो, उस समय अगर आपको भी कोई चीज प्रोवाइड की जाती है, उस समय आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड होते हो। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बाउंड होते हो एज पर सेक्शन 10। और इसी एक्ट के सेक्शन 10 के अनुसार जो प्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, लॉ कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्शन, सब हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि चाहे वो स्वतंत्र सहमति हो, वैध प्रतिफल हो, वैध उद्देश्य हो, सबका एक समझौता होता है। क्योंकि हर चीज बीमा कंपनी के अंदर मतलब समझौतों के हिसाब से चलती है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे आज की। ऑब्जेक्टिव्स, नीड या इंपॉर्टेंस या पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, सब कुछ पर्पस, सब एक कंप्लीट डिटेल में समझेंगे इसको। आज का जो कंपटीशन देखो, आज देखो हम एसएससी देख लो, एचएसएससी देख लो, जो कंपटीशन है कैसा है, कट थ्रोट है, गला काट कंपटीशन चल रहा है, इतना हाई लेवल। अगर आपने आपकी तैयारी में 10 दिन भी वेस्ट कर दिए, 10 दिन का मतलब है आपसे बच्चे आगे निकल गए। आप एक भी दिन अपनी तैयारी को मिस नहीं कर सकते। इतना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, हो भी चुका है। और अगले सीईटी में इससे भी ज्यादा टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगले सीईटी में इससे भी ज्यादा टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। प्रेजेंट एरा में बहुत ज्यादा तगड़ा कंपटीशन है, जिसकी वजह से अनिश्चितताएं जो है, अनसर्टेनिटीज है, वो बढ़ती जा रही। लोगों को नहीं पता कि कैसे बीमा उनकी जिंदगी में कैसे रोल प्ले करेगा, कैसे उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय पहलुओं को महत्वपूर्ण उनकी जो भूमिका है, उनको समझाएगा, निभाएगा। इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। इंडिविजुअल और फैमिलीज, इकोनॉमिक, सोसाइटी, नेशंस, सभी को इसकी इंश्योरेंस की जरूरत है। सभी को इंश्योरेंस की जरूरत है, लेकिन सबके पास होता नहीं है। ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स इंश्योरेंस है, ये सब जो है हमें 4 तरह के एस्पेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। कितने? 4 तरह के एस्पेक्ट ये हमें प्रोवाइड कराते हैं। पहला इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत तौर पे हमारे हमें क्या हमारे उद्देश्य होते हैं जब हमें इंश्योरेंस मिलता है। जब हम इंश्योरेंस करा लेते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे हमें क्या मिलता है? व्यक्तिगत तौर पे हमें सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मिलती है। आपने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, 20 साल 25 साल पैसा जमा कराया, और एक साथ 25-30 लाख रुपए मिल गया, तो एक फोर्स्ड सेविंग्स यानी जबरन आपकी बचत करवाई गई। मेंटल पीस, आपकी दिमाग में शांति रहेगी, यार मुझे कल ना कुछ हो गया तो मेरे परिवार को सुरक्षा देने वाले हैं पीछे। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पैसा मिलेगा परिवार को, इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पे वो स्वतंत्र रहेंगे, किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट फैसिलिटी, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके बेसिस पे आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा टैक्स एग्जम्पशंस मिलता है, टैक्स में छूट मिलती है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉर्टगेज, अगर आपने कुछ गिरवी रखा है उससे छुटकारा मिलेगा। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होता है फ्यूचर की जरूरतों के हिसाब से। इकोनॉमिक ये एस्पेक्ट, यानी आर्थिक आधार पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आर्थिक आधार पे सेफ्टी हो जाएगी बिजनेस लॉस में। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो उसकी सेफ्टी है। एफिशिएंसी बढ़ती है किसी व्यक्ति की। ठीक है। की मैन आइडेंटिफिकेशन, हमें पता चलता है हमें किससे संपर्क करना है, क्या संपर्क करना है। ठीक है।
क्या संपर्क करना है, किससे करना है, ये हमें कंप्लीटली डिटेल पता लग जाती है। की मैन आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी, बिजनेस पार्टनर, एम्प्लॉय वेलफेयर, इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी महंगाई पे कंट्रोल रहता है इससे, फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, पैसों में मदद होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल एक्सेप्ट यानी सामाजिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हम कैसे देखते हैं इस एस्पेक्ट को। अब सामाजिक तौर पे हम जब देखने की बात करते हैं, ठीक है, सामाजिक तौर पे जब हम देखने की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, क्योंकि बीमा की कंपनी खुलेगी तो उसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नौकरी के मौके। इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आर्थिक विकास होता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर बढ़ता है। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा मिलती है। सोशल वेल्थ, सामाजिक आपको वेल्थ मिलेगा, पैसा मिलेगा। लॉस रिडक्शन, नुकसान कम होगा। नेशनल एस्पेक्ट में क्या बात करेंगे, राष्ट्रीय हित में क्या चीजें हैं इसके मामले में, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, विदेश से पैसा आएगा, भारत में विदेशी मुद्रा आएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास हो रहा है। नेशनल सेविंग्स, राष्ट्रीय तौर पे बचत हो रही है। मनी मार्केट डेवलपमेंट, मनी मार्केट के अंदर यानी एक साल से जिसके अंदर कम कम के अंदर पैसा दिया जाता है, वो होती है मनी मार्केट। तो उस मार्केट के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है, इसी इसी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये है हमारी आज की इंश्योरेंस की पहली क्लास। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके चैनल को ही शेयर करो, क्योंकि आप हमें सहयोग करेंगे तो वही बात है, जितना आप ज्यादा सहयोग करेंगे उतनी ज्यादा मैं फटाफट आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स गवर्नेंस की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है, रूरल मार्केटिंग कंप्लीट हो चुकी है, हरियाणा इकोनॉमी की 8 वीडियो आ चुकी हैं, 8 वीडियो आ चुकी हैं, तो इनको भी कवर करें साथ साथ, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।